मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में बी पार्ट सेकंड फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए एक और न्यू चैप्टर के साथ में मैं शेयर करूँगी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। कब्ज़ क्या होता है, क्यों होता है और हमें इस कब्ज़ की स्थिति में किस तरह का डाइटरी मैनेजमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिपेशन है क्या, यानी कब्ज़ है क्या। कब्ज़ एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जो कि लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक किसी व्यक्ति को यदि कब्ज़ की शिकायत होती है, लंबे समय तक कब्ज़ रहता है, यानी लंबे समय तक यदि मल त्याग करने में परेशानी होती है, कष्ट होता है, तो उसके एनस की जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ होती हैं उससे रक्त निकलने लगता है और इसके कारण से मल विसर्जन में काफ़ी पीड़ा और कष्ट होता है, मल कड़ा हो जाता है। इसके साथ में ही पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है। ये स्थिति कब्ज़ की कहलाती है, कॉन्स्टिपेशन की कहलाती है। इसकी डेफिनेशन या इसको हम इस तरह से, व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन, पासेस of hard dry bowel movement usually fewer than 3 times a week। यानी जब भी जो है कॉन्स्टिपेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मल जो है वो हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है, ड्राई बाउल मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं और जो एक वीक में 3 टाइम्स और उससे भी ज़्यादा होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? पेनफुल बाउल मूवमेंट, यानी पेनफुल होता है, मल निष्कासन में बहुत ज़्यादा दर्द, कष्ट, पीड़ा होती है। ब्लॉट यानी गैस की स्थिति बन जाती है। उसके अनकंफर्टेबल यानी बहुत ज़्यादा उसको कंफर्ट की फीलिंग नहीं होती है, यानी अच्छी फीलिंग नहीं आती है और स्लगिश होने लग जाता है, यानी अनईजी, कठिनाई, कई बार ब्लीडिंग होना और बहुत ज़्यादा पीड़ा और कष्ट जैसी स्थिति इसमें हो जाती है। As a rule, if more than 3 days passes without a bowel movement, the intestine contains many harden and a person may have difficulty or have even pain during elimination। यानी ये 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा यदि किसी व्यक्ति की बाउल मूवमेंट नहीं होता है तो जो आंत होती है उसके वो जो होती हैं उसके अंदर जो बॉडी वेस्ट होता है वो जमा होने लग जाता है और उसमें हार्डनेस आने लगती है और उसके बाद में जब भी मल निष्कासन की प्रक्रिया होती है उस समय उसको डिफ़िकल्टी होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है और दर्द होता है। Straining during bowel movements or feeling of incomplete evacuation may also be reported as constipation। और कई बार जैसे कब्ज की स्थिति में जो है ऐसा लगता है कि पेट जो है, जब भी व्यक्ति मल निष्कासन के लिए जाता है तो उसको लगता है कि पेट उसका एकदम साफ नहीं हुआ है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेनली हम इसके 3 जब हम टाइप्स पे, इसके प्रकार पे जो फोकस करते हैं तो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है एक एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, सेकंड होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन और थर्ड वन है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो होता है ये आम कब्ज़ होता है, अधिकांश लोगों में इसी तरह का होता है। एटॉनिक शब्द टोन से बना, टोन है इसमें, टोन का अर्थ होता है मांसपेशियों का फैलना व सिकुड़ना। यानी जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, यदि मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन में, लचीलेपन में किसी तरह की कमी हो जाती है, मांसपेशियों में या मांसपेशियों के या आंतों में जो है लचीलेपन की कमी हो जाती है, वो ठीक प्रकार से अपना काम नहीं कर पाती हैं, तो एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। ये एक बहुत, मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा आम जो है कब्ज़ है। सेकंड टाइप का जो है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन यानी अवरोधात्मक कब्ज़। यह कब्ज़ कोलन में अवरोध उत्पन्न के कारण होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन की लास्ट पार्ट जिसको हम कोलन कहते हैं, जब
उस कॉलन की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके कारण से एक्सपेंशन, मांसपेशियों के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में कमी आ जाती है और उसके कारण से मल निष्कासन करने में प्रॉब्लम आती है। इस स्थिति में कई बार मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जलन होने लगती है, घाव हो जाते हैं और अल्सर का भी कारण बन जाते हैं। इसके साथ में ही मल निष्कासन के समय ब्लीडिंग और म्यूकस भी आने लगता है। ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन है, ये इन्फेक्शन का सबसे मेजर कॉज होता है। उसमें इसके कई कारण भी होते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी इसमें कॉलन में जैसे कुछ भी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया का डेवलप होना, लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है उसके कारण से लार्ज इंटेस्टाइन की मसल्स का कमज़ोर हो जाना, ज़्यादा फाइब्रस फूड या ज़्यादा जो है ऑयली फूड लेने से, टी, कॉफ़ी, कोको लेने के कारण से, स्मोक और अल्कोहल का, मेंटल एंजाइटी और टेंशन के कारण से, पूरी तरह से ना नींद लेने के कारण और प्लेस चेंज होने के कारण से भी होता है, रेस्ट न करने के कारण से भी ये होता है। नेक्स्ट है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन में यदि लार्ज इंटेस्टाइन की रचना में कुछ परिवर्तन आता है तो ये प्रॉब्लम होती है। इसमें बड़ी जो या लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके न्यूरॉन्स निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और इसके कारण से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है और जब मसल्स टोन की तीव्रता बढ़ जाती है तो उसके कारण से भी उस पर दबाव पड़ने लगता है और इस दबाव के कारण से इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अनकंट्रोल हो जाती हैं और भोजन जो है आगे खिसक नहीं पाता और इसके कारण से भी कॉन्स्टिपेशन की स्थिति पैदा होती है। इसमें इसके भी कई कारण होते हैं, जैसे जो लोग स्मोक, अल्कोहल, कैफ़ीन, चाय आदि अधिक सेवन करते हैं, मसालेदार भोजन ज़्यादा लेते हैं और लुब्रिकेंट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी में अधिक रहते हैं, उन लोगों में जो है स्पास्टिक कब्ज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम 3 तरह के कॉन्स्टिपेशंस मेनली होते हैं, एटोनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव और स्पेस्टिक। तो किस तरह का कब्ज़ है, इनिशियली जो है नॉर्मल तरह का कब्ज़ होता है और ऑलमोस्ट सभी के कारण मिलते जुलते ही रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है। जैसे टोटल हम कॉजेज़ पे ध्यान दें कि इनके सबके क्या कॉजेज़ होते हैं। फर्स्ट है ईटिंग टू लिटिल फाइबर, यानी लैक ऑफ फाइबर इन डाइट। ये सबसे मेजर, यानी रेशा जो होता है, फाइबर जो होता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है और भोजन को आगे तरफ मूव करने में हेल्प करता है। यदि भोजन में रेशेदार पदार्थ की कमी होती है तो उसके कारण से ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्या होता है, जो वाटर को अवशोषित करके जो है जो स्टूल होता है उसको लूज़ बना देता है और उसको मल को निष्कासन की क्रिया को थोड़ा आसान बना देता है। सेकंड है इनएडिक्वेट या नॉट ड्रिंकिंग एनफ लिक्विड, या पर्याप्त मात्रा में पानी ना लेने के कारण से भी ये होता है। यदि 8 से 10 ग्लास तरल पदार्थ पर डे लेना चाहिए, यदि इससे कम मात्रा में लिया जाता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, यानी नियमित रूप से व्यायाम करना उत्तम स्वास्थ्य और कब्ज को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। और एक्सरसाइज करने से जो आंत की जो पेशियाँ होती हैं उनकी क्रियाशीलता में कमी हो जाती है, इसके कारण से मल निष्कासन नहीं हो पाता। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनको वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा तेज जो विग्रस वॉक करनी चाहिए, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो भी हमारी रूटीन हैबिट्स हैं उनको चेंज करना चाहिए। जो भी नेक्स्ट है, यदि ओल्डर एज है, वृद्ध व्यक्ति हैं, तो उनकी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो स्लो हो जाती है, उसके कारण से भी
ये प्रॉब्लम होती है। फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ लग्जेटिव्स, यानी जो भी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाले जैसे जुलाब, एनीमा, इन सब का यदि अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो कब्ज़ की स्थिति, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियाँ उनको उनकी हैबिट पड़ जाती है और उसके कारण से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ बीमारियों के कारण से भी जैसे ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मांसपेशियों से रिलेटेड है, कैंसर है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या अधिक मात्रा में बीमारियों के कारण से यदि मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण से भी ये प्रॉब्लम हो जाती हैं। फिर है पेन होना, एंटासिड्स यदि ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं उसके कारण से भी होता है। एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स यदि ली जाती है तो भी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। आयरन सप्लीमेंट्स लेने के कारण से और डाईयूरेटिक्स लेने के कारण, वाटर पिल्स वगैरह लेने के कारण से भी कॉन्स्टिपेशन की स्थिति डेवलप होती है। कुछ अन्य कारण भी रहते हैं। इमेजिनरी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जो है मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने के कारण से भी ये प्रॉब्लम होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या ये जिसमें कि लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होने के कारण से एब्डोमिनल पेन होता है, उसके कारण से होता है। पुअर बाउल हैबिट, यानी जिन लोगों में जैसे सोच की अनियमित आदतें होती हैं, यानी समय पे नहीं जाना और जैसे लेट सोना, लेट उठना या समय की कमी के कारण से सोच के लिए ना जाने के कारण से भी ये होता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस, यानी हार्मोनल की असंतुलन के कारण से भी ये स्थिति पैदा होती है। गर्भकालीन जो अवस्था प्रेगनेंसी में होता है, हेमरॉइड्स और फीसर्स में ये प्रॉब्लम होती है, और मैकेनिकल कंप्रेशंस के कारण से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। इम्बैलेंस डाइट जो यदि हम ले रहे हैं, असंतुलित आहार ले रहे हैं, यानी आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण यदि संतुलित मात्रा में ना लेंगे तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ पोटेशियम के कारण से भी ये होती है, क्योंकि पोटेशियम जो होती है की कमी से जो है कब्ज़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा और भी कुछ कॉजेज़ होते हैं, और यदि हमारा आहार का पैटर्न जो है, फूड पैटर्न जो है वो बहुत सही नहीं है, यानी जितना हमें एज के अकॉर्डिंगली, वर्क के अकॉर्डिंगली डाइट लेनी चाहिए, यदि हम उससे कम ले रहे हैं तो भी ये वाली स्थिति पैदा हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के कारण से? जैसे बेचैनी, सिर दर्द, चक्कर आना, कार्य में इंटरेस्ट न होना, पेट में गैस बनना, भूख न लगना, पेट फूलना और डेफिशिएंसी डिजीज़ होना, और जीभ में एक वाइट लेयर जम जाती है। इसके अलावा इसके साथ में ही नींद भी कई बार नहीं आती है। ये सारे के सारे कॉजेज़ इसमें हो जाते हैं। व्हाट कैन यू डू? यदि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आपको क्या करना है? ईट मोर फाइबर्स, अधिक मात्रा में फाइबर लेने हैं, जैसे मोर बीन्स, फली वाली चीज़ें, होल ग्रेन्स, संपूर्ण अनाज, संपूर्ण दालें, ब्रांड छिलके वाले विथ राइस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल। लिमिट फूड विथ नो फाइबर, यानी जिन फूड्स में फाइबर नहीं है, जैसे चीज़, मीट, मिठाइयाँ, प्रोसेस फूड्स, उनको नहीं लेना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में पानी। व्हाट कैन यू डू? आप क्या कर सकते हैं? ड्रिंक मोर वाटर एंड अदर लिक्विड्स, जो भी हम आहार लें उसमें लिक्विड डाइट अधिक मात्रा में लें। बी श्योर टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, यानी 8 से 10 ग्लास वाटर हमें लेना है। लिक्विड हेल्प कीप द स्टूल सॉफ्टर। नेक्स्ट है बिकम मोर फिज़िकली एक्टिव। हमें जो भी व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है उसको फिज़िकली एक्टिव रहना, शारीरिक रूप से अधिक। व्हाट कैन यू डू? अलाउ योरसेल्फ अलर्ट टाइम टू हैव अ बाउल मूवमेंट। और आप एक काम और कर सकते हैं, यदि जब आप शौचालय के लिए जाते हैं तो उसमें प्रॉपर समय अपना दें। इफ़ यू गेट इन हरी एंड इग्नोर द अर्ज टू हैव ए बाउल मूवमेंट इट कैन कॉज। यदि कई बार कुछ लोग के समय की कमी है, टाइम नहीं है, जैसे छोटे बच्चे स्कूल के टाइम का करते हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि आप नहीं जा रहे हैं, टाइमली वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा फाइबर सप्लीमेंट्स
और जो भी हमें आहार में जिन भोज्य पदार्थों में अधिक मात्रा में रेशे और रफेज और जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में लेने चाहिए, पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए और ज़्यादा हेल्दी रहने के लिए तले भुने बासी भोजन नहीं लेना चाहिए और कुछ जो भी सेडेटिव्स हैं, एंजाइटी से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। फॉलिक एसिड तथा विटामिन B12 यदि ओरली ले रहे हैं तो उसको इंजेक्शन के द्वारा लेना चाहिए तथा एनिमा का प्रयोग कम से कम मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट हमारे इसमें क्लास में अभी पढ़ रहे हैं कि इसमें हमें डाइटरी मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन कॉन्स्टिपेशन में क्या ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं मेरी क्लास में कॉन्स्टिपेशन में क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी इस पर मैं फोकस करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको मैं PDF में इसके नोट्स भेज रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली एक एडल्ट या एक एडोलसेंट गर्ल के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए एक आप डाइट प्लान बनाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।